दोस्तों ये है अफगानिस्तान, और कभी ये कुछ इस तरह का हुआ करता था, बिल्कुल अमेरिका या फिर किसी यूरोपियन कंट्री जैसा। यहाँ पर लड़कियां स्कर्ट्स डालकर घुमा करती थी, कॉलेज जाया करती थी, और ये फोटोज 1970 की है। लेकिन आज के टाइम पर जब भी हम अफगानिस्तान के बारे में सुनते हैं या फिर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, टेररिज्म, आई मीन तालिबान। और आज के टाइम पर इस देश की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि इसको दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जा रहा है। अफगानिस्तान गरीब तो तालिबान के आने से पहले भी था, लेकिन जब से दोबारा से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करा है तब से तो इसकी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों के पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। लोग अपनी लड़कियों को बेच रहे हैं, अपनी बॉडी ऑर्गन्स को सेल कर रहे हैं ताकि ये सब कुछ करके वो कुछ पैसे कमा सकें और कुछ दिन और सर्वाइव कर सकें। जैसे कि ये बंदा जिसका नाम गुलाम हजरत है, इस बंदे ने $2300 के प्राइस पर अपनी किडनी बेच दी। अब क्योंकि कोई भी देश तालिबान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान की लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, इसलिए कोई भी देश इनकी हेल्प करने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानियों के आने की वजह से जो सबसे ज्यादा बुरी हालत हुई है वो वहाँ पर रहने वाली औरतों की हुई है। लड़कियों के स्कूल जाने पर बैन लगा दिए गए हैं और सभी औरतों के कहीं पर भी बाहर काम करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। और यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि जो अफगानिस्तान में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि औरतें कहीं पर भी बाहर काम नहीं कर सकती हैं, उसकी वजह से अफगानिस्तान को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है, मतलब पूरे देश की जीडीपी का 5% हिस्सा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ अफगानिस्तान के साथ जो ये आज यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है और इसकी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। तो ये सब जानने के लिए हमें अफगानिस्तान की हिस्ट्री से लेकर आज तक जो भी बड़े इवेंट हुए हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा और ऐसी स्टोरी के बारे में जानना पड़ेगा जिसमें धर्म और पावर को हासिल करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और उनकी कीमत वहां पर रहने वाले लोगों को चुकानी पड़ी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पास्ट में अफगानिस्तान में बहुत सारी लड़ाइयां हुई और इसका मेन कारण था इसकी लोकेशन। इस मैप पर आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान की लोकेशन जो मोस्ट पावरफुल एम्पायर थे उनके बिल्कुल सेंटर में थी। एक साइड पर इंडिया, मतलब पार्टीशन से पहले वाला ब्रिटिश इंडिया जब पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, और एक साइड पर चाइना, एक साइड पर यूएसएसआर और एक साइड पर ईरान। अब हर किसी को पता था कि जिसका कब्जा अफगानिस्तान पर होगा वो जो बाकी सुपर पावर्स हैं उनसे फायदा भी ले सकता है और उन पर अपनी डोमिनेंस भी बना सकता है। इसलिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत सारे राजे मारे गए और इसी वजह से अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बीच रशिया और ब्रिटिश इंडिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बहुत बार कोशिश करी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। और 31 अगस्त 1907 को ब्रिटिश इंडिया और रशिया के बीच एक ट्रीटी साइन हुई कि अब अफगानिस्तान को न्यूट्रल जोन बना दी जाए और अपनी बाउंड्रीज को तय करा जाए, अपनी बॉर्डर्स को तय करा जाए। इसके बाद फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ब्रिटिश अफगान वॉर हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स हार गए और फाइनली 1919 में अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया और आमिर अब्दुल्ला खान इसके राजा बनते हैं। अब जो आमिर अब्दुल्ला खान थे ये काफी मॉडर्न सोच वाले इंसान थे और इन्होंने सोचा कि अगर हमें अपने देश को ग्रो करना है तो हमें अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, अपने देश को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और जो वहां पर विचारधारा चलती आ रही है कि इस्लामिक धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसको छोड़कर आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा। इसलिए फिर उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खुलवा दिए, औरतों को राइट टू डिवोर्स दिया, मल्टीपल मैरिजेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करे और जो वहां पर चलता आ रहा था कि लड़कियों को बुरखे में ही रहना है, उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई। और एक बार तो इनकी वाइफ ने लोगों की सोच को बदलने के लिए स्पीच देते हुए अपने हिजाब को फाड़ दिया और ये कहा कि इस्लामिक धर्म में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि लड़कियों को अपनी बॉडी को कवर करके रखना ही है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि जो ये इनकी मॉडर्नाइज सोच है ये इनके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। अब क्योंकि अफगानिस्तान में ज्यादातर लोग तो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे और कुछ लोग कट्टर इस्लामी थे, जैसे कि हर धर्म में होते हैं। तो जब आमिर अब्दुल्ला खान ने शरिया लॉ को या फिर इस्लामिक धर्म को पीछे छोड़कर मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलना शुरू करा और बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने स्टार्ट करे, तो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। क्योंकि जिस धर्म को अफगानिस्तान के लोग हमेशा से मानते आ रहे थे, अब सब कुछ उस धर्म के खिलाफ हो रहा था, इस्लाम के खिलाफ हो रहा था और इस बात को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। और इसी दौरान जो कुछ कट्टर इस्लामी थे उन्होंने अपने ही देश के राजा आमिर अब्दुल्ला खान के खिलाफ हथियार उठा लिए और 1928 से 29 के बीच आमिर अब्दुल्ला खान और उनकी वाइफ को देश छोड़कर भागना पड़ा।
1933 में अमीर अब्दुल्ला खान के बाद मोहम्मद जहीर शाह अफगानिस्तान के नए राजा बनते हैं और 1933 से लेकर 1973 तक राज करते हैं। जहीर शाह के आने के बाद अफगानिस्तान में काफी टाइम तक सब कुछ स्टेबल रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जहीर शाह भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। बाकी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं, नए नए लॉ बनाते हैं, औरतों को फ्रीडम देते हैं, औरतों के हक के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं और अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम की स्थापना करते हैं। अब जो मोहम्मद जहीर शाह थे का एक कजन भी था जिसका नाम मोहम्मद दाऊद खान था। 1953 में जहीर शाह मोहम्मद दाऊद खान को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोहम्मद दाऊद खान डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, एम्बेसडर और मिलिट्री कमांडर भी रह चुके थे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ड्यूरेंट लाइन के बारे में। ये है ड्यूरेंट लाइन, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर, और इस बॉर्डर को ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। लेकिन उस टाइम अफगानिस्तान में जो ज्यादातर रहने वाले लोग थे वो पश्तून लोग थे, और जब इस ड्यूरेंट लाइन को बनाया गया तो अफगानिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा ब्रिटिश इंडिया की तरफ चला गया, मतलब पाकिस्तान में, और जो पश्तून लोग थे वो भी पाकिस्तान की तरफ रह गए, और इस बात से अफगानिस्तान खुश नहीं था। इसके बाद जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिश से आजादी मिली तो इस ड्यूरेंट लाइन को परमानेंट बॉर्डर बना दिया गया। लेकिन अफगानिस्तान वालों ने इस बॉर्डर को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान के जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप वाले लोग थे पश्तून, वो पाकिस्तान वाले एरिया में रह रहे थे, और यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन बन चुकी थी जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम बनी थी। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रह गए थे। अब क्योंकि अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद दाऊद खान भी इस बॉर्डर के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवानी शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करवाने शुरू कर दिए, और ये सब कुछ काफी टाइम तक चलता रहा। और इन सब चीजों से तंग आकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया, और इसलिए जो जहीर शाह थे उन्होंने 1963 में मोहम्मद दाऊद खान से रिजाइन करवा दिया, क्योंकि मोहम्मद दाऊद खान की आइडियोलॉजी की वजह से अफगानिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। 1964 में जहीर शाह के द्वारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया कि अब प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए पार्लियामेंटल इलेक्शंस करी जाएंगी, और साथ ही में यह भी रूल बनाया कि इन इलेक्शंस में रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अब इसका कारण था मोहम्मद दाऊद खान, क्योंकि मोहम्मद दाऊद खान भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और जहीर शाह को यह डर था कि कहीं मोहम्मद दाऊद खान प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। 1973 में मोहम्मद जहीर शाह कहीं बाहर फॉरेन ट्रिप पर गए हुए थे, और इसी बात का फायदा उठाकर मोहम्मद दाऊद खान ने आर्मी और अपने कम्युनिस्ट दोस्तों का सपोर्ट लेकर तख्ता पलट कर दिया। लेकिन तख्ता पलट करने के बाद मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के राजा नहीं बने, बल्कि वो प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद दाऊद खान ने पार्लियामेंट और जुडिशरी को भंग कर दिया, और जो मन में आ रहा था वो करने लगे। मतलब इस टाइम पर आकर अफगानिस्तान में एक तरह से आप बोल सकते हो कि डिक्टेटरशिप चल रही थी। अब ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान में मोहम्मद दाऊद खान ने सिर्फ बुरे काम ही करे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी करे, जैसे कि बैंक्स को नेशनलाइज्ड करना और बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना। और 1960 से लेकर 1970 के दौरान अफगानिस्तान काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। लोगों ने बिजनेस करने स्टार्ट कर दिए, लड़कियों को यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की और कहीं पर भी काम करने की आज़ादी थी, और अफगानिस्तान में घूमने के लिए यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जैसे देशों से लोग आया करते थे। अब उस टाइम के दौरान पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन जिनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, और अमेरिका जिनकी डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी थी। सोवियत यूनियन चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो, और अमेरिका चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी हो। अब इस टाइम पर आकर मोहम्मद दाऊद खान को चूज करना था कि अमेरिका का साथ दूं या फिर सोवियत यूनियन का साथ दूं, लेकिन उन्होंने भी इंडिया की तरह बीच वाले रास्ते को चूज करा, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब ये था कि ना ही हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहेंगे और ना ही हम सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। अब सोवियत यूनियन मोहम्मद दाऊद खान की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि जिस टाइम मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम अफगानिस्तान को डेवलप करने के लिए सोवियत यूनियन ने ही मोहम्मद दाऊद खान की हेल्प करी थी। लेकिन अब जब मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो इन्होंने सोवियत यूनियन और अमेरिका से कहा कि हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं और हम अपने अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। लेकिन मोहम्मद दाऊद खान के इस डिसीजन की वजह से अफगानिस्तान में सब कुछ चेंज होने वाला था। इनकी विचारधारा अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा हिंसा और हज़ारों लोगों की मौत की तरफ लेकर जाने वाली थी।